हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था चौथा लेसन जैविक उत्तकों के बारे में। ठीक है, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था रक्त के बारे में। ठीक है, और उससे पहले कंकालीय जो संयोजी उत्तक थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा, अस्थियों उपास्थ्यों इनके बारे में पढ़ा, और फिर रक्त के बारे में शुरू किया था। रक्त में प्लाज्मा कणिकाएं, ठीक है, कणिकाएं पढ़ी थी, लाल रक्त कणिकाएं अपन ने पढ़ी थी, और लास्ट में शुरू किया था अपन ने WBC के बारे में, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं को दो भागों में बांटा गया था। दो भाग कौन कौन से? श्वेत रक्त कणिकाओं को दो भागों में बांटा, सॉरी तीन भागों, हाँ दो भागों में बांटा गया था। एक तो कणिका में और एक अकणिका में ल्यूकोसाइट्स में बांटा गया था। ठीक है, कणिका में के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल तीन प्रकार की होती है, वो अपन ने पढ़ ली। अब अकणिका में के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, कणिका में ल्यूकोसाइट, अकणिका में ल्यूकोसाइट क्या होती है? देखिए, अकणिका में ल्यूकोसाइट का मतलब है, अब अकणिका में ल्यूकोसाइट ये दो प्रकार की होती है, खुद भी दो प्रकार की होती है, तो लसिकाणु और एक केंद्रकाणु। ठीक है, लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट और एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट कहा जाता है। देखिए, एक होती है हमारी लसिकाणु या जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, और एक होती है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। ठीक है, जो लसिकाणु होती है वो कुल WBC का 25 से 30% तक होती है। कुल WBC का 25 से 30% तक होती है। इसके जो केंद्रक होते हैं वो गोलाकार या वृक्क की आकृति के होते हैं, वृक्क की आकृति की तरह के होते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती हैं। प्रतिरक्षी अपन ने 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, चौथा जो लेसन था प्रतिरक्षियों प्रतिजन वाला, ठीक है, जिसमें अपन ने 5 प्रकार की प्रतिरक्षियों के बारे में पढ़ा था, IgA, IgB, IgC, IgD, IgA, ये कुछ प्रतिरक्षियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये उन सब प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट का भी निर्माण करती है, एक प्रकार की कोशिकाएं होती है फाइब्रोब्लास्ट, उनका निर्माण करने के भी करती है। ठीक है, और दो प्रकार की होती है, एक बीटा लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। देखिए, यह WBC की 25 से 30% होती हैं। ये WBC की 25 से 30% होती है। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है, इनका केंद्रक गोलाकार या वृक्क की आकृति का होता है। इनका केंद्र गोलाकार या वृक्क की आकृति का होता है। ठीक है, ये क्या करती है? ये प्रतिरक्षक का निर्माण करती है। यह प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती है, बनाती है, प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती है। तीसरी चीज, यह फाइब्रोब्लास्ट
फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और यह दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली तो है पी लिम्फोसाइट, और दूसरी है टी लिम्फोसाइट। ये तो होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात। ठीक, अब ये लसीकाणु हो गए। अब अपन देखते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट की मेजर तो खास बातें लसीकाणु की वो अपन को याद रखनी है और पूछ ली जाए तो बताना है। ठीक है, यह डब्ल्यूबीसी का लगभग 4 से 5% होती है। डब्ल्यूबीसी का 4 से 5% होती है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य लिम्फोसाइट के, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है मोनोसाइट का, वो लिम्फोसाइट से अधिक सघन होता है। ठीक है, अधिक होता है। इनका कोशिका द्रव्य लिम्फोसाइट से अधिक होता है। अधिक होता है। सूक्ष्म जीवों में फेगोसाइटोसिस की विधि से नष्ट करती है। ये सूक्ष्म जीवों को, फेगोसाइटोसिस का मतलब उनकी जो अंदर प्रवेश करके उनकी भित्ति को फाड़ देती है, अर्थात उनकी भित्ति को तोड़ देती है। यह सूक्ष्म जीवों को फेगोसाइटोसिस विधि से नष्ट करती है। फेगोसाइटोसिस विधि से क्या करती है? यह नष्ट करती है। तो ये तो हो गई हमारे डब्ल्यूबीसी की बातें। अब अपन पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु के बारे में देखें। स्क्रीनशॉट ले पहले इसका। देखिए, रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु जिसे अपन बोलते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु क्या होती है? अत्यंत छोटी होती है, बहुत ही सूक्ष्म आकार की होती है, चपटी गोलाकार होती है, अत्यंत छोटी चपटी गोलाकार और केंद्रक विहीन होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह क्या होती है? यह छोटी चपटी गोलाकार तथा केंद्रक विहीन कोशिका है। केंद्रक विहीन कोशिका है। संख्या में ये 1.5 से लगभग 4 लाख प्रति
घन होती हैं। इनकी संख्या 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति मिलीमीटर होती हैं। इनकी उत्पत्ति लाल रक्त मज्जा से होती है। बोन मेरो रक्त मज्जा होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है, उसमें लाल रक्त मज्जा और श्वेत रक्त मज्जा होता है, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति लाल रक्त मज्जा से होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो लाल रक्त मज्जा से होती है, ठीक है। रक्त वाहिनी के चोटग्रस्त होने पर यह सीलिंग का कार्य करती है, अर्थात रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है? यह रक्त वाहिनी के चोटग्रस्त होने पर सीलिंग अर्थात रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, ठीक है। इनमें प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का स्राव इनसे प्रोटोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव होता है। इनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव होता है। किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का इनमें स्राव होता है। तो ये तो था हमारे रक्त के बारे में, जो रक्त के बारे में अपन ने रक्त की पूरी संरचना अपन ने पढ़ी। अब पढ़ेंगे अपन लसिका के बारे में। लसिका तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, जो संवहन ऊतक में आता है, ठीक है। अगला है अपना लसिका तरल संयोजी ऊतक। लसिका तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? देखिए, लसिका तरल संयोजी ऊतक कोशिकाओं एवं ऊतकों के बीच जो मध्य पाए जाने वाला जो रस होता है, ठीक है। कोशिका और ऊतकों के बीच जब कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक बनाती है तो उनके बीच कुछ द्रव पाया जाता है, वह पदार्थ पाया जाता है, वह लसिका होता है। तो कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य पाया जाने वाला पदार्थ लसिका होता है। कोशिकाओं के मध्य जो पदार्थ पाया जाता है वह कौन सा होता है? लसिका होता है। यदि रक्त में से अपन क्या निकाल दे? एक तो आरबीसी निकाल। जैसे एक चीज ये पहले भी पढ़ी है कि यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दे तो पीछे जो भी पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? हमारा वो सीरम कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि रक्त में से आरबीसी निकाल दे, प्लेटलेट्स भी निकाल दे, ठीक है, प्रोटीन और कुछ लवण भी निकाल दे, क्या निकाल दे? आरबीसी, प्लेटलेट्स, कुछ प्रोटीन और कुछ लवण भी निकाल दे। जो प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये प्रोटीन भी अपन ने निकाल दिया। अब तो पीछे बचा जो पदार्थ होता है वो शेष द्रव लसिका कहलाता है। अर्थात पीछे जो भी पदार्थ बचा होता है, यदि रक्त में से अपन क्या निकालते? आरबीसी, प्लेटलेट्स, कुछ प्रोटीन और जो कुछ लवण,
ये निकाल दे अपन तो पीछे जो भी पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है, शेष द्रव्य लसिका कहलाता है। ठीक है, ये पदार्थों को रक्त से उत्तक और उत्तक से रक्त में आवागमन करती है। जो लसिका होती है वो पदार्थों को उत्तक से रक्त से उत्तक में ले जाती है और उत्तकों से वापस रक्त में लाने का कार्य करती है। देखिए, यदि रक्त में से आरबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त में से आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन तथा कुछ लवण निकाल दे तो शेष बचा द्रव्य पदार्थ, शेष बचा द्रव्य पदार्थ लसिका कहलाता है, लसिका कहलाता है। ठीक है, लसिका क्या करती है, लसिका उत्तक से रक्त और रक्त से उत्तक में पदार्थों का आवागमन करती है। पदार्थों का क्या करती हैं, आवागमन करती है। ये तो हो गया लसिका के बारे में कुछ खास खास बातें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पेशीय उत्तकों के बारे में। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले इनका, ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले। पेशीय उत्तक होते हैं वो पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं संकुचनशील व लंबी होती है। ठीक है, जो पेशीय होते हैं उत्तक वो पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो पेशीय उत्तक देखिए, पेशीय उत्तक यह पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनकी कोशिकाएं संकुचनशील तथा इनकी कोशिकाएं संकुचनशील तथा लंबी होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, संकुचनशील तथा लंबी होती है। इनकी कोशिकाएं संकुचनशील तथा लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए कंकाल पेशी। ठीक है, अब पेशीय उत्तकों में कुछ पेशियां पढ़ेंगे अपन। पहली है अपनी कंकाल पेशी। कंकाल पेशी में क्या होता है, देखिए कंकाल पेशी क्या होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो तर्कुनुमा अशाखित होती है। ठीक है, तर्कुनुमा होती है, अशाखित होती हैं। ठीक है, मोटे और धारहीन सिरों तंतुओं से बनी होती है। ये जो पेशी उत्तक होते हैं, ठीक है, कंकाल पेशी वो तर्कुनुमा अशाखित धारहीन सिरे वाले तंतुओं से बनते हैं। यह तर्कुनुमा अशाखित मोटे तथा धारहीन तंतुओं
से बने होते, धारहीन तंतुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका व्यास 10 से 100 मिलीमीटर सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इनका व्यास 10 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। इनका जो व्यास होता है, इनका व्यास 10 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। नेक्स्ट, इनकी गति स्वैच्छिक होती है, इच्छा अनुसार होती है। अर्थात इनकी गति, जैसे ये पेशी होते हैं, कंकाल पेशी, जो कंकाल की सारी पेशियां होती है, इनकी गति स्वैच्छिक होती है, पर इच्छा अनुसार हम इन पेशियों को गति करवा सकते हैं। जैसे हाथ की मांसपेशी है, इसको अपन जिस तरफ चाहे उस तरफ घुमा के गति करवा सकते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनकी गति स्वैच्छिक होती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो सार्कोलिमा तथा कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसे सार्कोलिमा और कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नोट बनाने लिखना। इनकी कोशिका भित्ति को सार्कोलिमा तथा कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इनमें जो मायोरेसिका तंतु पाए जाते हैं, मायोरेसिका नाम के तंतु होते हैं, जैसे एलास्टिन, कोलेजन, फाइब्रोब्लास्टिन, इस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, वैसे इनमें मायोरेसिका नामक तंतु पाए जाते हैं। इनमें कौन से तंतु होते हैं? इनमें मायोरेसिका नामक तंतु पाए जाते हैं। मायोरेसिका नामक तंतु पाए जाते हैं। पेशीय जीव द्रव्य में इनका जो पेशीय जीव द्रव्य होता है, ठीक है, पेशीय जीव द्रव्य में पेशीय जीव द्रव्य में जो पेशीय तंतु पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोटे तंतु और एक पतले तंतु। पेशीय जीव द्रव्य में मोटे तंतु व पतले तंतु नामक दो तंतु पाए जाते हैं। नामक क्या? दो तंतु पाए जाते हैं। देखिए, मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो मोटे तंतु होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो मोटे तंतु होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन के बनते हैं। तो तंतुओं का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है, इन तंतुओं का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है वो संकुचनशील इकाई की तरह कार्य करता है। संकुचनशील इकाई की तरह कार्य करता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है,
तर्कु का प्रत्येक टुकड़ा एक संकुचनशील इकाई की तरह कार्य करता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है। पेशी का संकुचनशील स्लाइडिंग फिलामेंट परिकल्पना को के द्वारा समझाया जा सकता है। अब पेशी ऊतकों की जो संकुचनशीलता है वो किसके द्वारा समझाई जा सकती है? फिलामेंट स्लाइडिंग फिलामेंट परिकल्पना के द्वारा इनका संकुचन समझाया जा सकता है। इनका संकुचन स्लाइडिंग फिलामेंट परिकल्पना के द्वारा समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्लाइडिंग फिलामेंट परिकल्पना द्वारा इनको समझाया जा सकता है। तो ये तो थी हमारी कंकाल पेशियों के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं हृदय पेशी, अरेखित पेशी और रेखित पेशियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए, हृदय पेशी दूसरा जो है हमारा हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होता है? देखिए, हृदय पेशी, इनसे हृदय की दीवार बनती है। पहली बात तो इनसे हृदय की जो हमारे हृदय होता है अंदर वाला हार्ट, उसकी दीवार बनती है इन हृदय पेशियों से। ठीक है, बड़ी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पूरा हृदय का निर्माण इनसे नहीं होता, सिर्फ हृदय की दीवार इनसे बनती है। ठीक है। इनके कोशिकाओं की लंबाई 85 से 100 माइक्रोन और चौड़ाई 15 माइक्रोन मीटर तक होती है। तो देखिए, इनसे हृदय की दीवार बनती है। इनसे क्या बनती है? हृदय की दीवार बनती है। नेक्स्ट देखिए, इनसे हृदय की दीवार बनती है। हाँ, इनकी कोशिकाओं की लंबाई 85 से 100 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 15 माइक्रोमीटर होती है। ये इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है। कोशिकाओं में एक या दो केंद्रक पाए जा सकते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं, या तो एक तो होगा कम से कम, और कई कोशिकाओं में दो भी हो जाते हैं। ठीक है। इनकी कोशिकाओं में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब इनका जो कोशिकाओं का, हृदय पेशियों की जो कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है उसमें पेशी तंतु माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इनमें पेशी तंतु और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होती है। क्यों? क्योंकि इनको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है हृदय पेशी, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। हमारा हृदय कभी रुकता थोड़ी, हम सो गए तो ऐसा थोड़ी हृदय रुक गया। हृदय अगर रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे।
तो हमारा हृदय निरंतर कार्य करता रहता है, इसलिए उसको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेशी ऊतकों की हृदय इनकी जो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तंतुओं के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जिससे हृदय निरंतर धड़कता रहता है, इसलिए इनको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए इनकी कोशिकाओं में तंतु व माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, क्योंकि हृदय निरंतर धड़कता रहता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर पूछ ले एक छोटा सा सवाल कि भाई जो हृदय पेशियां होती है उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, या उनके अंदर अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो लगातार धड़कती रहती है, कार्य करती रहती है, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इनमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, एक तो एंटीन और एक होता है मायोसिन। इनमें एंटीन व मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। इनमें एंटीन व मायोसिन नामक तंतु पाए जाते हैं। हृदय पेशी का संकुचन होता है वो अनैच्छिक होता है और शक्तिशाली तथा निरंतर होता रहता है। तो शक्तिशाली हो, यहाँ पे जो संकुचन होता है बहुत ही तेज होता है, धड़कन हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो और शक्तिशाली होता है। इनका संकुचन अनैच्छिक, इनका जो संकुचन होता है वो अनैच्छिक, शक्तिशाली व निरंतर होता है। अनैच्छिक, शक्तिशाली और निरंतर होता है। फिर है अरेखित पेशियां। पेशीय ऊतकों में तीसरा है हमारा अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां क्या होती है? अब अरेखित क्या होती है? तो ये भी अनैच्छिक पेशियां ही होती है, इन पर भी हमारी इच्छा नहीं चलती है। ये किस में पाई जाती है? वृषण, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, आहार नाल की दीवारों तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। यह भी अनैच्छिक, हमारी इच्छा नहीं चलती है इस पे, अनैच्छिक पेशी हैं। यह किसमें? यह मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, आहार नाल की दीवार, आहार नाल की दीवारों व रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा तर्कुरूपी एवं, ये क्या होती है? तर्कुरूपी एवं एक केंद्र की कोशिका होती है, तर्कु के रूप में पाई जाती है और एक केंद्र की होती है। यह तर्कुरूपी एवं एक केंद्र की कोशिका
तर्करूपी एवं एक केंद्र की कोशिका होती है। इन पेशियों के सूत्रों में तंत्रिका तंतु अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से आते हैं। इनमें जो तंत्रिका तंतु होते हैं अर्थात इनमें जो संकेत आते हैं, कह सकते हैं अपन संकेत आते हैं, ठीक है, उत्तेजना जो आती है, उत्तेजना वो किनसे आती है? अनुकंपी तंत्रिका तंतु में आती है। इन पेशियों के सूत्रों में, इन पेशियों के सूत्रों में तंत्रिका तंतु अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से आते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से आते हैं। नेक्स्ट देखिए तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या होते हैं? जो हमारा लास्ट अब यहाँ पर उत्तक बचा है वो अपन पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तकों के बारे में। पहले आप इसका क्या हो गया है, स्क्रीनशॉट लें। तंत्रिका उत्तक क्या होता है देखिए। तंत्रिका उत्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन, वो इनमें आती है। तो पढ़ते हैं अपन तंत्रिका उत्तक। उत्तक के बारे में, ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, नाम से ही पता चलता है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ये उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये उत्तक किससे बने होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। और दो प्रकार की इनमें चीजें पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो तंत्रिका कोशिका और एक न्यूरोलियन, एक ग्लियल कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए यह तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, यह तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। दूसरी चीज, यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तंत्रिका उत्तक। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो तंत्रिका कोशिका और एक ग्लियल कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है तंत्रिका कोशिका और दूसरी है हमारी ग्लियल कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका और ग्लियल कोशिकाएं, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा हम जो हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका पाई जाती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? संवेदनाओं के संप्रेषण का कार्य होता है। ठीक है, इनमें लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिका में लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है? तंत्रिका संवेदना संप्रेषण का कार्य होता है। तंत्रिका कोशिका में लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं जो संवेदना संप्रेषण का कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे संवेदना संप्रेषण का कार्य
करते हैं, संवेदनाओं के संप्रेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। और फिर ग्लियल कोशिका क्या होती है, वो छोटे प्रवर्त की होती है। इनमें लंबे प्रवर्त होते हैं तंत्रिका कोशिका में, ग्लियल कोशिका में छोटे प्रवर्त होते हैं, और ये न्यूरॉन्स की सुरक्षा व सहारा करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी सुरक्षा व सहारा करती है। इसमें छोटे प्रवर्त होते, इसमें क्या पूरा लिखना है इसको, ग्लियल कोशिका में छोटे प्रवर्त होते हैं और यह न्यूरॉन अर्थात जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका न्यूरॉन यानी क्या होता है, तंत्रिका कोशिका की सुरक्षा व सहारा देती है, सुरक्षा व सहारा देती है। तंत्रिका कोशिका में लंबा जो प्रवर्त होता है वो तो एक्सॉन कहलाता है, जो संवेदनाओं को कोशिकाओं से दूर ले जाता है, अर्थात मस्तिष्क की तरफ ले जाता है। तंत्रिका कोशिका में लंबा प्रवर्त एक्सॉन कहलाता है, जो संवेदनाओं को कोशिका से दूर ले जाता है, कोशिका से क्या ले जाता है, दूर ले जाता है। और तंत्रिका कोशिका में छोटे प्रवर्त डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं, बड़े प्रवर्त लंबे प्रवर्त एक्सॉन, तो छोटे प्रवर्त डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं, जो कोशिका संवेदनाओं को कोशिका की तरफ लाते हैं। ठीक है, कोशिका में छोटे प्रवर्त डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं, जो संवेदना को कोशिका तक ले जाते हैं, ले जाने का या ले जाते हैं। ठीक है, एक्सॉन व डेंड्रॉइड्स आपस में जुड़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं में एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉइड्स भाग होता है, एक का लंबा प्रवर्त और दूसरे का छोटा प्रवर्त आपस में जुड़ते हैं। जहां से ये जुड़ते हैं, जहां से ये जुड़ते हैं उस संधि को सिनेप्स कहते हैं। एक्सॉन व डेंड्रॉइड्स आपस में जहां से जुड़ते हैं उस संधि को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। अब तंत्रिका प्रवर्धों के आधार पर क्या होता है? तंत्रिका प्रवर्धों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? प्रवर्ध के आधार पर। देखिए 3 प्रकार की, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और तीसरा होता है बहुध्रुवीय। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। एक द्रव्य में क्या होता है? एक एक्सॉन होता है,
डेंड्रोइट्स बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सॉन होता है, वह डेंड्रोइट्स नहीं होते। ठीक है, यह भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, यह भ्रूण अवस्था में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा मां के पेट में होता है तब ये होता है। द्विध्रुवीय का मतलब इसमें एक एक्सॉन अर्थात लंबा प्रवर्त व एक डेंड्रोइट्स होता है। ठीक है, एक एक्सॉन व एक डेंड्रोइट होता है। यह नेत्र की रेटिना व घ्राण उपकला में उपस्थित होता है। ये जो नेत्र की रेटिना व घ्राण उपकला में उपस्थित होता है। घ्राण उपकला में उपस्थित होता है। बहुध्रुवीय में क्या होता है? इसमें कई प्रवर्त होते हैं। इसमें एक प्रवर्त, इसमें दो, और इसमें कई सारे प्रवर्त होते हैं, जिसमें एक तो एक्सॉन होता है, शेष डेंड्रोइट्स होते हैं। कई प्रवर्त होते हैं, जिसमें एक एक्सॉन व शेष क्या होते हैं? शेष डेंड्रोइट्स होते हैं। शेष क्या होते हैं? डेंड्रोइट्स होते हैं। ठीक है, शेष डेंड्रोइट्स होते हैं। ये मस्तिष्क व मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। ये मस्तिष्क व मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। मेरु रज्जु में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लास्ट 2-4 बातें इस अध्याय की बाकी रही हैं, वो अपन कर लेते हैं 5 मिनट में और खत्म करते हैं इस अध्याय को। स्क्रीनशॉट लें आप। देखिए, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या बात बोलने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए, संरचना की दृष्टि से जो तंत्रिका कोशिका के शरीर को साइटोन कहते हैं। संरचना के हिसाब से जो तंत्रिका कोशिका का शरीर होता है उसे साइटोन कहते हैं। इसी में लिखना आगे जहां पे तंत्रिका संरचना की दृष्टि से तंत्रिका कोशिका के शरीर को साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका पतली झिल्ली युक्त होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? पतली झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे न्यूरोलिमा कहते हैं। तंत्रिका कोशिका पतली झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे न्यूरोलिमा कहते हैं। जिसे न्यूरोलिमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्यूरोलिमा कहते हैं। माइलिन आवरण के बीच, जो माइलिन आवरण होता है उसके बीच कुछ खांच पाई जाती है, जिसे अपन नोड या रणवीयर के नोड कहते हैं। माइलिन आवरण के बीच कुछ खांच पाई जाती है, जिसे रणवीयर के नोड या पर्व कहते हैं।
रणवीर के नौड या पर्व कहते हैं। ये हमारे हो गई हैं जो तंत्रिका, कोशिका और तंत्रिका ऊतक के बारे में। अब अंग एवं अंग तंत्र होता है। अब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। जैसे एक हाथ पूरा अंग है, इसमें कई प्रकार के ऊतक है, इसमें पैसी ऊतक भी है, कंकाली ऊतक भी, सभी ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र है हमारा, पाचन तंत्र में मुंह, नाक, दांत, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, मलाशय, गुद्दा, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये इतने सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये अंग से अंग तंत्र, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले फटाफट। यहां आके अपना जो अध्याय ये खत्म होता है। अगली क्लास में, नई क्लास में अपन पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जो 8वां लेसन है हमारा। तो उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क का उपयोग करें, हाथ जब भी कभी भी बाहर जाके आओ, हाथ पैर को अपने अच्छे से धो, हाथों को अच्छे से धो और बिना धोए हाथों को अपने नाक, मुंह और आंखों तक ना लेके जाए, ना उनको टच करें, क्योंकि यह जो भयंकर बीमारी अभी चल रही है कोरोना, वो इसी से फैलती है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अच्छे से अपना ध्यान रखने, अपने फैमिली का ध्यान रखें। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।